पहलगाम को लेकर के लगातार आप खबरें देख रहे हैं। तीन बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या कर रही है, क्या फैसला ले रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ में एक वीडियो निकल करके सामने आई है जहां पर विनय नरवाल, नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी हत्या कर दी गई, दर्दनाक हत्या। और उसके बाद में भाजपा के मुख्यमंत्री उनके घर पर पहुंचे और विनय नरवाल की बहन ने भाजपा के मुख्यमंत्री को जो कहा वो पैरों तले से जमीन खिसका देता है। आंखों में आंसू फूट पड़ेंगे आपके। और भाजपा को वाकई सोचना चाहिए कि जो ढोल बजाने का काम भाजपा करती है, एक शहीद की बहन वो आपके मुंह पर खड़े होकर के आपको एकदम एक्सपोज कर रही है। अगर मैं नंगा शब्द इस्तेमाल करूं तो शायद गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो मुसलमानों को बदनाम करने का नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसमें एक मुस्लिम घोड़े वाले की कहानी आपको सुननी चाहिए। मुस्लिम घोड़े वाले ने कैसे अपनी जान की बाजी लगा दी और आखिरकार अपनी जान दे दी। और यहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है, एक दूसरा आतंक। मैं आतंक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और यह आतंक से कम भी मैं मानता नहीं। मुस्लिम घोड़े वाले की कहानी आपको सुननी चाहिए। सैयद आदिल हुसैन शाह, 29 साल का वो शख्स जो अपने परिवार में इकलौता था, लेकिन अकेला, निहत्था, उन लोगों को बचाने के लिए, जो पर्यटक वहां पर थे, उन लोगों को बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक के सामने खड़ा हो गया। बड़ी दर्दनाक कहानी है। तीनों चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहुंचे हरियाणा में करनाल में, जहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल उनके परिवार से मुलाकात कर रहे थे। और विनय नरवाल की बहन को जरा गौर से सुनिए। विनय नरवाल की बहन वो मुख्यमंत्री को कह रही है कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, कोई नहीं आया वहां पर, सिक्योरिटी के लोग नहीं थे वहां पर, फौज नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, पुलिस के लोग नहीं थे। अगर वो होते तो मेरे भाई को बचा लिया जाता। 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा। और विनय नरवाल के चाचा ने बताया कि हमारा बेटा 6 फुट 2 इंच का था, इसीलिए वो 1.5 घंटे तक तड़पता रहा। गोली लगने के बावजूद 1.5 घंटे तक तड़पता रहा। 6 फुट 2 इंच का गबरू जवान नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ। और 16 अप्रैल को, मात्र 6 दिन पहले 16 अप्रैल को शादी हुई और उसको बचाया नहीं गया। सोचिए उस परिवार पर क्या मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। मुख्यमंत्री के सामने बहन क्या कह रही है, एक शहीद की बहन क्या कह रही है। हो सकता है कि कोई नेता राजनीति कर रहा हो सकता है कि कोई पत्रकार अपना एजेंडा चला रहा हो, लेकिन एक शहीद की बहन वो तो राजनीति नहीं करेगी ना, वो तो एजेंडा नहीं चलाएगी। गौर से सुनिए। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो बिल्कुल dead जाएगा, चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार को इससे ज्यादा तगड़ा करारा तमाचा नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं लगातार इस बात को भी कह रहा हूं कि इस वक्त में सरकार को मौका देना चाहिए। सरकार अपने हिसाब से फैसला ले, सरकार अपने हिसाब से पाकिस्तान पर करारी चोट करे, जो भी मुमकिन हो सकता है वो करे। हालांकि अभी तक जो सरकार ने 5 काम किए हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती है। क्या 5 काम किए हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार आप इतना भी नहीं कर पाए। आज जहां पर एआई का जमाना है, ड्रोन का जमाना है, आप 1.5 घंटे तक उनको मदद नहीं पहुंचा पाए। जाहिर सी बात है, जैसे ही आतंकियों ने हमला किया, किसी न किसी ने वहां से 100 नंबर पर फोन किया होगा, पुलिस को फोन किया होगा, मिलिट्री को फोन किया होगा, किसी न किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की होगी। 1.5 घंटे तक आप मदद नहीं पहुंचा पाए। सोचिए कितनी बड़ी फेलियर है ये।
बहुत बड़ा फेलियर है ये कि 1.5 घंटे तक वहां पर ना मिलिट्री पहुंची, पुलिस पहुंची, और अगर पहुंची थी तो फिर उन लोगों को कैसे ध्वस्त कर दिया गया। और दूसरी बड़ी बात, जरा ये तस्वीरें देखिए आप, अमित शाह कल मिल रहे थे जब वहां पर पीड़ितों से, पर्यटकों से, तो उनकी आवाज नहीं आई थी। और अमित शाह जब कल मिल रहे थे तो एएनआई ने जो ये विजुअल डाले थे, एएनआई के विजुअल में आपको ये दिखा रहा हूं, एएनआई के विजुअल में आवाज नहीं थी। अगर अमित शाह की भी आवाज आ जाती तो शायद अमित शाह को भी वहां के पर्यटकों ने इसी तरीके से आप बीती बताई होगी, लेकिन वो कभी भी आप बीती सबके सामने नहीं आ पाएगी। और जाहिर सी बात है, बाद में सबको मैनेज कर लिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। ऑन द स्पॉट आदमी अगर कुछ कह रहा है तो उसके बहुत मायने होते हैं। वो आदमी उस वक्त में पूरी तरह से लहूलुहान होता है, और वो आदमी उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बयान करने का काम करता है। दूसरी एक तस्वीर देखिए आप, दूसरी तस्वीर देखिए, ये है 29 साल का नौजवान, मुस्लिम नौजवान, जिसका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। पूरा नाम है ये, 29 साल का है, और सैयद आदिल हुसैन शाह घोड़ा चलाता है। घोड़ा चला करके अपनी परिवार को पालने का काम करता है। और जिस वक्त में ये हमला हुआ, जहां पर उन मैदानों में, उन जगह पर जाने के लिए केवल या तो आदमी पैदल जा सकता है या आदमी घोड़े पर जाता है। और आमतौर पर लोग ये करते हैं कि जो नौजवान होते हैं वो पैदल चले जाते हैं, जो अपने परिवार के साथ में जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ में, अपनी माँ के साथ में, तो वो फीमेल के लिए घोड़ा ले लेते हैं। बहुत सारे आदमी भी घोड़ा लेते हैं और घोड़े के जरिए वहां तक पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के लिए प्रॉपर सड़क नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरह से। ये घोड़े वाले ही लोगों को वहां तक पहुंचाते हैं। और ये घोड़े वाला जब वहां पर आतंकियों ने इनको घेर लिया, तब आतंकियों ने नाम पूछना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया। उस वक्त में सैयद आदिल हुसैन शाह, जो लोग कह रहे हैं ना कि वहां पर कलमा पढ़वाया गया, कलमा सुन करके लोगों को छोड़ दिया गया, क्या सैयद आदिल हुसैन शाह को भी कलमा पढ़ना नहीं आता था? कुरान की आयतें पढ़ना नहीं आती थी? इसको सब आता था, लेकिन इसने वो नहीं किया। डर के मारे कुरान की आयतें पढ़ना शुरू नहीं किया, डर के मारे वहां पर कलमा जोर जोर से पढ़ना शुरू नहीं किया। इसने वहां पर स्थानीय भाषा में उन आतंकियों से गुहार लगाई, स्थानीय भाषा में, अपनी भाषा में उनसे कहा कि छोड़ दो, इन लोगों को छोड़ दो, ये बेकसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है, ये लोग घूमने के लिए आए हैं। सब कुछ कहा, जो कुछ वो कह सकता था, जिस तरीके से कह सकता था, सब कहा। और उसके बाद में जब वो दरिंदे, वो आतंकी, वो माने नहीं, एक मुसलमान की बात, एक स्थानीय वहां के घोड़े वाले की बात नहीं माने, जब आदिल को लगा कि अब बात बनने वाली नहीं है, अब तो ये गोली चलाना शुरू करेंगे, तो आदिल ने उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। और जब आतंकियों को लगा कि ये तो वाकई देशभक्त आदमी है, ये बिकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, ये पक्का ईमान वाला मुसलमान है, और वो ईमान वाले मुसलमान के आगे हार गए और उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं बंदूक से आदिल हुसैन शाह को छलनी छलनी कर दिया। उसके भाई का, उसके पिता का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हमें उसके मरने का दुख है, लेकिन हम खुशी है इस बात की कि हमारा बेटा, हमारा भाई, वो इस देश के लोगों को बचाने के लिए शहीद हुआ। सुनिए जरा, दैनिक जागरण ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि सैयद हुसैन शाह अपने घोड़े पर टूरिस्ट को घुमाने के लिए बैसरन गया, वहां हमले के वक्त वहीं पर मौजूद था। आतंकी जब गोली चला करके निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उसने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। उसने कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, मासूम हैं, उन्हें मत मारो। आतंकियों ने उसकी एक न सुनी, इस पर वह आतंकियों से भिड़ गया, उसकी राइफल छीनने की कोशिश करने लगा। इस पर हमलावर ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह है ईमान वाले मुसलमान की कहानी, पक्के ईमान वाले मुसलमान की कहानी, जो बंदूक के नोक के सामने भी झुका नहीं, जिसने बंदूक के नोक के सामने भी अपना पजामा उतार करके उसको यह नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं। उसने जान दे दी, ना उसने कलमा पढ़ा, ना उसने आयतें पढ़ी, ना अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश की, उसने जान दे दी। कितनी बड़ी बात है ये। अब उसके भाई क्या कह रहे हैं जरा देखिए।
उसके भाई का बयान है, आदिल ने लोगों की जान बचाई, मुझे उसके जाने का दुख है, लेकिन मैं उस पर प्राउड फील करता हूं, मेरा भाई लड़ते हुए शहीद हुआ है। ये सैयद आदिल के भाई हैं जिन्होंने इस बात को कहा है। एक नौजवान 29 साल के भाई को खोने का गम क्या होता है, और इसके पिता ने क्या कहा है जरा देखिए। आदिल के पिता, उनका बयान सामने आया है, सैयद हैदर शाह नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि मुझे टूरिस्ट पर हुए अटैक का दुख है। आज मेरे बेटे पर हमला हुआ, कल किसी और के बच्चे पर होगा। सरकार को यह सब रोकना चाहिए। वो ये रोना नहीं रो रहे हैं कि मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे का मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि सरकार इस बात को रोके। आज मेरा बच्चा गया है, आज हमारे पर्यटकों पर हमला हुआ है, कल किसी और पर हमला होगा। आदिल की बहन क्या कह रही जरा देखिए। हमला हुआ तो सब आदिल से कह रहे थे कि भाग जाओ। आदिल ने कहा कि मैं भागूंगा नहीं। उसने टूरिस्ट को बचाने के लिए आतंकियों से झगड़ा किया। मैं एक सेकंड के लिए आपसे पूछता हूं, आप बताइए जरा, जो लोग ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कल से मैं इस बात को कह रहा हूं, कल से नहीं, जब ये घटना हुई उसी वक्त से मैंने इस बात को कहा कि धर्म देख करके वहां पर लोगों को मारा जाता है, सच्चाई है, क्योंकि वहां पर एक रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट लगातार काम करता है। वो रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर काम करता है कि कैसे लोगों को धर्म के आधार पर नफरती बनाई जाए। वो इस आधार पर ही काम करते हैं। उनको कुछ नहीं लेना देना किसी बात से। उनको सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आता है तो काफिर नजर आते हैं, मोमिन नजर आते हैं। ये सच्चाई है। मैं इस बात को डंके की चोट पर कहूंगा, और जो अगर आदमी मेरी बात से सहमत नहीं है, अगर किसी को बुरा लगता है तो भले ही बुरा लगे, लेकिन सच्चाई कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही सच्चाई है। यही सच्चाई मैंने 22 अप्रैल को जिस दिन घटना हुई उस वक्त में कहा, 23 अप्रैल को जब घटना हुई मैंने उस वक्त में कहा, और 24 अप्रैल को आज भी कह रहा हूं, और आखिरी दम तक इस बात को कहता रहूंगा। मैं कश्मीर गया हूं, बहुत बार गया हूं, कश्मीर के लोगों से बात करता हूं, उनसे मिलता हूं। मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का एक भी आदमी जो पक्का ईमान वाला आदमी है वो देशद्रोही है या गद्दार है। वो इस देश के लिए मरता है, इस देश के लिए जीता है, वो इस देश से बेपनाह मोहब्बत करता है। सच्चाई है। इसीलिए उसकी बहन बता रही है, उसके पिता बता रहे हैं, वहां के लोग बता रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं। और जरा एक स्क्रीनशॉट आप देखिए। एक शख्स है, ये अपनी पत्नी के साथ में घूमने के लिए गए थे, और ये न्यूज 18 पर अमीश देवगन ने इनको बुला लिया, और अमीश देवगन ने इनको बुला करके कहा कि बताइए आपने कैसे देखा आतंकी, क्या धर्म पूछ रहे थे, क्या नाम पूछ रहे थे, आप बताइए। अमीश देवगन को लगा होगा कि पता नहीं ये आदमी क्या बताने वाला है, क्या कहने वाला, और उसके बाद में कितना बड़ा मसाला मिल जाएगा। लेकिन इस आदमी ने अमीश देवगन को, गोदी मीडिया को मुंह पर ही करारा तमाचा जड़ दिया। इस आदमी ने कहा कि जब वहां पर गोली चल रही थी तो हम घोड़े पर थे, हम कुछ दूर थे उस घटना से, और जब गोली की आवाज हमने सुनी तो हमारे घुड़सवार ने कहा कि साहब गोली चल रही है, आगे जाने में खतरा हो सकता है। तो हमने कहा कि कुछ ऐसे ही चल रहा होगा, गोली नहीं चल रही होगी, तुम चलो। उन्होंने घोड़े वाले को जबरदस्ती ऊपर चढ़ा दिया, घोड़ा वाला लेकर के चला गया। जब घोड़े वाला 200-300 मीटर रह गया उस घटना से जहां पर ये गोलीबारी हुई है, तो वहां कुछ लोग जो भाग करके वापसी नीचे आ रहे थे, वो लोग जो भाग करके नीचे आ रहे थे, उन्होंने कहा कि आगे आतंकवादी आ गए हैं, वो गोली चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तब ये आदमी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आदमी और उसकी पत्नी, ये भी वहां पर नीचे उतरे, और इन्होंने बताया कि वहां पर चाहे घोड़े वाले हो, चाहे वहां पर होटल वाले हो, चाहे वहां पर ड्राइवर हो, चाहे वहां पर और बाकी गाइड हो, ये सब लोग अपनी जान को हथेली पर रख करके लोगों को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। सबको नीचे भगाने का काम कर रहे थे कि नीचे भाग जाओ, नीचे निकल जाओ, नीचे निकल जाओ, आगे चले जाओ। एक एक आदमी वहां पर लोगों के साथ में जूझ रहा था, और कोई किसी का नाम नहीं पूछ रहा था कि तुम हिंदू या मुसलमान हो। जाहिर सी बात है, वहां पर जाने वाला 90% आदमी वो नॉन मुस्लिम होता है। मुसलमानों की जो इस देश में क्या हालत बची हम सब जानते हैं। कहाँ मुसलमान आपको लगता है कि 20-30 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए खर्च करके वहां पर पहलगाम घूमने के लिए जाएगा? वो तो पंचर वाला बना दिया है ना आपने। खैर छोड़िए इन सारी चीजों को। ये आदमी कह रहा है कि हमारे साथ में हमारा घोड़े वाला वो नीचे तक हमको लेकर के आता है, और उसके बाद में कई सारे ड्राइवर रात रात भर तक बैठे रहे उनके साथ में। उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक ऊपर से कुछ
अल्टीमेट नहीं हो जाता है या ऊपर शांति नहीं हो जाती है, नीचे जाने में कोई खतरा नहीं महसूस होता है, तब तक हम आपके साथ में रहेंगे। ये स्थानीय लोगों ने, वहां पर ड्राइवर ने, गाइड ने, होटल वालों ने काम किया है। और ये तस्वीर देखिए आप जरा, लोग रोक रोक करके पानी की बोतलें, उनको हालचाल ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आपके साथ में, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। जब आदमी मौत के साए में होता है ना, तो सिर्फ उसको ये आवाज जो सुनती है कि हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, इतनी आवाज उसके लिए भगवान की आवाज से कम नहीं होती है। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से यहाँ पे, वो टेंशन नहीं है। बाकी आराम से जाइए, आराम से ऐसे खेल। ये स्थिति है, इस तरीके से लोगों को निकाला गया है, ये सच्चाई है। आप हिंदू मुसलमान को बदनाम करें, क्या करें क्या नहीं करें, वो आपके काम है, आपका एजेंडा है, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं बयान कर रहा हूं। अब देखिए सरकार क्या कर रही। सरकार ने सीसीएस की कल बैठक ली और उसके बाद में जो फैसले हुए हैं वो आप देखिए। अट्टारी बॉर्डर को बंद किया गया, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग बंद किया गया, दिल्ली से पाकिस्तानी अधिकारियों को 1 हफ्ते में वापस जाना होगा, उच्चायोग बंद किया गया, पाकिस्तान के नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। और अब जरा विस्तार से समझिए सरकार के इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला फैसला, 1960 में सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तन रूप से सीमा पार आतंक के लिए समर्थन त्याग नहीं देता है, तब तक यह जारी रहेगा। दूसरा फैसला, एकीकृत चेकपोस्ट अट्टारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध तरीके के साथ में सीमा पार कर चुके हैं वो 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए सभी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास में भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य और नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास में भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। यानी एक तरीके से ये कहें कि जो भी हमारे डिप्लोमेट्स उधर हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, जो हमारे डिप्लोमेट्स इधर हैं वो पाकिस्तान के जो भारत में है उनको वापस भेजा जा रहा है। लोगों की आवाजाही पर रोक एक तरीके से लग रही है। और सिंधु नदी का पानी को लेकर के जो संधि थी उस वक्त उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो भारत सरकार की तरफ से अभी ये फैसले लिए गए हैं और मुझे लगता है कि अभी सरकार को समय देना चाहिए। सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है ये। एजेंडे पर सवाल खड़ा कीजिए, एजेंडे को फेल कीजिए, एजेंडे को एक्सपोज कीजिए, लेकिन फिलहाल के लिए, इस वक्त के लिए मुझे लगता है कि सरकार के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने चाहिए, अमित शाह के हाथ मजबूत करने चाहिए, राजनाथ सिंह के हाथ मजबूत करने चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात सही नहीं लगे, लेकिन सच्चाई यही है। जब भी कोई ऐसा समय होता है तो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, ये हो सकता था, वो नहीं हो सकता था, ये सारे सवाल होंगे और मजबूती से होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद। अभी सरकार की कार्रवाई को जरा देखिए और फिलहाल जो एजेंडा चल रहा है या फिलहाल जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन नफरतबाजों को एक्सपोज कीजिए, उनके साथ में मत खड़े होइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।